हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.4। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक्सरसाइज काफ़ी मायने रखती है और इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए, देखते हैं होता क्या है इसमें। सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि अलजेब्रा ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। अगर हम ये सारे लॉज अगर याद रख लें, हमारे पास 10 लॉज अवेलेबल है, अगर ये लॉज अगर हम ये याद रख लें तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 1.4 फिनिश हो जाएगी इस बेसिस पे। तो हमको इसको कोई रट्टा नहीं मारना है, इसको हमको इजीली वे में समझना है और एक बार आपके समझ में आ गई एक्सरसाइज तो फिर आप इसको इजीली रिमेंबर कर पाएंगे और इसको अप्लाई भी आप कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ एलिमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट बेसिक लॉ है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि P एंड P अगर होगा तो इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगी P टर्म के इक्विवेलेंट, और वही अगर P और P भी अगर होगा तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होगी P के बराबर। अब ये कैसे होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। P एक हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो चलिए इससे समझते हैं हम क्या होगा इसमें। P और P अगर मैं एक साइड में ट्रू लेता हूँ और अगर मैं कंसिडर करता हूँ एंड अगर कंसिडर करते हैं और उसके साथ में अगर हम लेते हैं T, दोनों साइड में सेम एलिमेंट्स हैं तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू। हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर हम ले लेते हैं फॉल्स एंड फॉल्स तो इट विल बी फॉल्स। मतलब अगर दोनों साइड में अगर सेम एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, सेम ही एलिमेंट होगा। मतलब ट्रू अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू ही होगी। फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। सेम केस अप्लाई होगा और के साथ में भी। तो चलिए ये देखते हैं कि अगर मैं लेता हूँ ट्रू और ट्रू तो हमें पता है कि ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है। अगर मैं लेता हूँ फॉल्स और फॉल्स तो ये भी आपको पता ही है कि ये भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। क्लियर। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि अगर बोथ साइड अगर एलिमेंट अगर सेम होंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, सेम एलिमेंट ही होगा। तो ये होता है फर्स्ट बेसिक लॉ हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा क्यूमुटेटिव लॉ। क्यूमुटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास है दो स्टेटमेंट्स है और दोनों कनेक्टेड है किससे, कोई भी कनेक्टिव से, और से भी कनेक्ट हो सकती है, एंड से भी कनेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट के बीच में हमने और अप्लाई किया हुआ है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब क्या हो गया, क्यू पहले आ गया और पी बाद में लिख दिया हमने, तो इससे हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर हम इसका भी एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, ट्रू और अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू ही होगा। अगर मैं इसी को लिख दूँ फॉल्स और ट्रू तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू ही होगा। तो हमने इंटरचेंज भी अगर वैल्यूज को कर दिया और दो स्टेटमेंट लिए, एक पी लिया एक क्यू लिया, अगर हमने एक ट्रू ले लिया एक फॉल्स भी ले लिया तो भी ट्रू आएगा, या फॉल्स और ट्रू भी ले लिया तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सेम चीज अप्लाई होगी एंड के साथ में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ट्रू एंड अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स तो आपको बताइए ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होगा इसका। और वही अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स एंड ट्रू तो भी रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स ही आएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या होगा कि इंटरचेंज भी करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मतलब P और Q लिखो या Q और P लिखो। तो ये हमारा सेकंड लॉ था क्यूमुटेटिव लॉ, कि इंटरचेंज करने से उसके वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है कि P एंड Q एंड R, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तीन स्टेटमेंट्स को कनेक्टिव से ज्वाइन किया है, एंड कनेक्टिव लिया है हमने यहाँ पर। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर P बाहर है और Q एंड R ब्रैकेट में। अब हम क्या लिख सकते हैं, P एंड Q दोनों को साथ में लिख सकते हैं और R को बाहर लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे, तो अब देखिए मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा ही हुआ है कि अगर हमारे पास है 2 प्लस अगर हमने ले लिया 5 प्लस 7 तो रिजल्ट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 2 प्लस 5 प्लस 7 के इक्विवेलेंट ही होगा। चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5 प्लस 7। क्लियर। या फिर हम इसी को देखिए और में भी लिखा हुआ है तो इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये तो हमारा मैथमेटिक्स में भी अप्लाई होता है कि हम ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करें उसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई करें, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करें इन दो एलिमेंट्स को, उसमें इसमें को मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा हमको। तो यही होता है एसोसिएटिव लॉ।
तो एसोसिएटिव लॉ में क्या हुआ है कि P एंड Q एंड R, तो हमने ब्रैकेट क्या ओपन किया, इसको दूसरे तरीके से हमने लिखा P एंड Q और R को लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं P एंड Q एंड R। P और के साथ में भी यही होगा, P और Q और R है तो क्या हो जाएगा P और Q हमने लिख दिया साथ में और R को अलग लिख दिया, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के रूल में पढ़ाई है ये सारी चीजें। तो इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ के ऊपर, जो कि है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए यहाँ पर क्या था, एसोसिएटिव लॉ में या तो पूरे वैल्यूज एंड में थी या तो फिर पूरी वैल्यूज और में थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो रहा है, एंड भी है और भी है। मतलब एंड मतलब हम नॉर्मली मानते हैं मल्टीप्लिकेशन को, और मतलब लेते हैं एडिशन। तो चलिए देखिए इस रूल के ऊपर क्या मैथमेटिक्स से अप्लाई होगा कि P, अगर मैं मान के चलिए कि एक एलिमेंट ले लेता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 5, और अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करना चाहूँ तो कैसे हम ओपन करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। तो बस ये चीज़ हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में करनी है। तो देखिए P एंड Q और R, तो मैंने क्या किया, इसको हम मान लेते हैं P एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हम ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं क्या, प्लस R। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्लस इंटू, तो हम ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि P एंड Q, तो हम इसको लिख सकते हैं P एंड Q और P एंड R। तो हमने क्या किया, P और एंड का मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, Q के साथ भी और R के साथ भी। सिमिलरली इसका सेकंड है, देखिए और के साथ में और है और इन साइड में क्या है, ब्रैकेट में एंड है, तो P और Q हो जाएगा, P और Q और बीच में रहेगा एंड, और फिर आ जाएगा P और R। तो हमने इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन कर लिया, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसी वे में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास में। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, निगेशन ऑफ P एंड Q विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P। अब देखिए कभी भी अगर निगेशन का अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो कंजंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिसजंक्शन। तो देखिए निगेशन ऑफ P एंड Q है तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P, कंजंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिसजंक्शन में, निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। वैसे ही देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q अगर है तो हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, निगेशन ऑफ P और की जगह क्या हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q। तो ये लॉ हमको अच्छी तरीके से याद रखना है, इसका सर बहुत ज़्यादा यूज में आएगा आपको इस एक्सरसाइज में। तो ये होता है हमारा फिफ्थ लॉ। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि P एंड अगर ट्रू होगा कोई भी वैल्यू तो इसका रिजल्ट क्या होगा, P होगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होगी उसके ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंडेंट होगा, है ना। तो अब देखिए होता कैसे है, तो अब इसको लॉ को अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो क्या होगा, P एंड T विल बी इक्विवेलेंट टू, हमने P को डिफाइन किया हुआ है, तो अब मान के चलिए P की जगह मैं ट्रू ले लेता हूँ, ट्रू एंड ट्रू, तो ये हमको पता है कि ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हम फॉल्स लेते हैं तो क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू विल बी इक्वल टू, क्या होगा इसका रिजल्ट, इट विल बी इक्वल टू फॉल्स, है ना। हम राइट हैंड साइड में ट्रू रख रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, जो भी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप कर रहे हैं एंड कंजंक्शन के साथ में, वही हमारा रिजल्ट आ रहा है। मतलब अगर ट्रू ले रहे हैं तो ट्रू वैल्यू आ रही है, फॉल्स ले रहे हैं तो फॉल्स ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एनी स्टेटमेंट और उसके साथ में अगर हम कंजंक्शन अप्लाई करते हैं ट्रू स्टेटमेंट के साथ में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, P ही होगा। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म रहेगी वही आएगा। इसे हम इजीली चेक कर सकते हैं। फिर वैसे ही देखिए P एंड फॉल्स, P एंड फॉल्स विल ऑलवेज इक्वल टू फॉल्स। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं, P एंड फॉल्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, फॉल्स होगा। तो देखिए P की वैल्यू अगर मैं ट्रू मान लूँ एंड ले लूँ फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स होगा। और वही अगर मैं फॉल्स एंड फॉल्स अगर कंसीडर कर लूँ तो क्या हो जाएगा, फॉल्स ही आएगा। मतलब अब क्या हुआ कि रिजल्ट हमारा किसके बेसिस पे डिपेंडेंट है, राइट हैंड साइड में जो टर्म हमारी आ रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। तो अब हमारे पे केस में क्या हुआ कि P एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, और यहाँ पे क्या हुआ, P एंड ट्रू इज ऑलवेज P होगा। सिमिलर मैनर में हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं, P और फॉल्स विल ऑलवेज P।
तो ये क्या हुआ, किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड टर्म के ऊपर। और यहाँ देखिए P और T अगर रहेगा तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, T के ऊपर। तो इसी तरीके से आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये होता है आइडेंटिटी लॉ। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि P एंड नेगेशन ऑफ P हमेशा क्या देगा, हमको फॉल्स देगा। चलिए इसको भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम। P एंड नेगेशन ऑफ P, P एंड नेगेशन ऑफ P इज इक्वल टू होगा फॉल्स। अब ये कैसे, अगर मान के चलिए कि P एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, P एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है और इसका नेगेशन हम ले रहे हैं। ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसको P को अगर मैं फॉल्स मान लेता हूँ, एंड कंजंक्शन हम ले लेते हैं और इसमें क्या होगा, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू विल रिमेन फॉल्स। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। वैसे और की भी केस में होगा, P और नेगेशन ऑफ P इज इक्वल टू ट्रू होगा। P और नेगेशन ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे होगा, तो P को अगर हम ट्रू मान लेते हैं और के साथ में कंजंक्शन ले लेते हैं तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। P का उल्टा। अब देखिए ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट क्या मिलता है हमको, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू मिलता है। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये भी रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो इस लॉ को हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो देखिए अगर आप इसको इस तरीके से अगर रिमेंबर करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको याद रखने में। बस आपको क्या याद रखना है कि इस लॉ का नाम क्या है, वो आपको रिमेंबर करना है कि आइडेंटिपोटेंट लॉ हम किसको बोलते हैं, क्यूमुलेटिव लॉ हम किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। तो इन सारे लॉस के नाम हमको याद रखने हैं, न कि और उसके अंदर के पैरामीटर्स। उसको हम इजीली हम यहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो चलिए ये देखते हैं 8th लॉ क्या होता है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ में क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q या फिर P इफ P देन Q। हमने पढ़ा है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ P देन Q मतलब P इज डिपेंडिंग ऑन Q। तो इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल लॉ। इसकी भी हमको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। P इम्प्लाइज Q मीन्स होता है नेगेशन ऑफ P और Q। इसको चाहे तो हम ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं, तो थोड़ा आप रिमेंबर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आता है बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि P इफ एंड ओनली इफ, ये हमको पता है इफ एंड ओनली इफ P इज डिपेंडिंग ऑन Q एंड Q इज डिपेंडिंग ऑन P। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए P देन Q एंड Q देन P। तो P इज डिपेंडिंग ऑन Q एंड देन Q इज डिपेंडिंग ऑन P। तो ये क्या हो गया हमारे पास है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया, P डिपेंडिंग ऑन Q एंड Q डिपेंडिंग ऑन P। अब देखिए इसके पहले ही हमने अभी कंडीशनल लॉ पढ़ा हुआ है। तो P देन Q का मीनिंग क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, पहले वाले का नेगेशन और दूसरी स्टेटमेंट एज इट इज। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, P देन Q मींस नेगेशन ऑफ P, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज। एंड अब ये देखिए इसको भी हम इसी लॉ के ऊपर अप्लाई करते हैं। Q है तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और ऑफ क्या हो जाएगा P। तो हमने क्या कर दिया, बाय कंडीशनल लॉ में कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया, कंडीशनल लॉ अप्लाई कर दिया। तो ये रिजल्ट हमारा एक नया निकल कर आ गया। तो बाय कंडीशनल लॉ हम इससे प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारे पास है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, P और P एंड ऑफ Q अगर होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू P होगा। मतलब पहले और ले लो बाद में एंड ले लो, या पहले एंड ले लो बाद में और ले लो, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, P ही मिलेगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, वैल्यू क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गया, रिजल्ट क्या मिल गया हमको, P ही मिला। तो जो भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो ये हमारे 10 लॉज हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए। एग्जाम्पल वाइज इनको एक बार आप घर में खुद से लिख के ट्राई कर लीजिए, तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। और जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साथ में हमको क्या लिखना है, स्टेटमेंट का ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखना है, हमको क्या डिफाइन करना है कि हमने कौन सा लॉ किस जगह अप्लाई किया, उसको हमको मेंशन कर देना है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको मेंशन किया हुआ है राइट रूल्स ऑफ नेगेशन एंड राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो देखिए हमको क्या करना है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन। तो रूल्स ऑफ नेगेशन हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेशन के रूल्स है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारे।
तो अब देखिए इसको हमको यूज करते हुए हमको क्या करना है, इनके निगेशंस लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि हमने जो भी लॉ अप्लाई किया हुआ है उसको हमको साइड में मेंशन करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसका हमको निकालना निगेशन। तो हम लिखेंगे कैसे, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एग्जाम में लिखते हुए पूरा मेंशन करेंगे हम। तो निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q देन P। ठीक है, अब देखिए हमको निगेशन निकालना है। तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा सिंबल गिवन है, हमको गिवन है, देखिए इफ देन का सिंबल हमको गिवन है। तो इफ देन का अगर हम लॉ लगाए कौन सा, कंडीशनल लॉ, तो P देन Q। तो P देन Q मींस क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q हो जाता है हमारे पास में, है। तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का निगेशन होगा और दूसरे टर्म का क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। तो देखिए P इम्प्लाइज Q मींस होता है निगेशन ऑफ P और ऑफ Q। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं रूल, फर्स्ट टर्म का निगेशन मतलब निगेशन ऑफ Q, और हम लिखेंगे और सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे एज इट इज। तो देखिए हमने ये वाला रूल अप्लाई किया जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल लॉ। तो ये हो गया भाई कंडीशनल लॉ। तो हम इसको साइड में मेंशन करेंगे क्योंकि हमको जस्टिफिकेशन देना है कंडीशनल लॉ। अब हमको पता है कि किसी भी चीज का निगेशन वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन Q, और इसको हम लिख सकते हैं ट्रू और। तो यहाँ पे तो अभी हमने कोई लॉ नहीं अप्लाई किया, निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ को सीखा हुआ है, निगेशन ऑफ P एंड Q हो या P और Q हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म देन निगेशन ऑफ सेकंड टर्म, और की जगह एंड आ जाता है, एंड की जगह और अप्लाई हो जाता है। तो इन द सेम मैनर हम क्या कर सकते हैं, निगेशन का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q, फिर एंड और है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड, और ये आ जाएगा निगेशन ऑफ P। तो ये जो लॉ हमने अप्लाई किया ये कौन सा लॉ है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम लिखेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये वो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और साथ में हो गया इसका जस्टिफिकेशन। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, P एंड निगेशन ऑफ Q। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है तो इसका हम निगेशन लिखेंगे। निगेशन क्या होगा, द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब देखिए हमारे पास में इफ देन का तो सिंबल नहीं है, मतलब तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका निगेशन ले सकते हैं। तो निगेशन लेंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P, एंड की जगह हो जाएगा और निगेशन ऑफ इसका, निगेशन ऑफ Q का। तो देखिए हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, फिर से हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q आ गया। अब देखिए निगेशन तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो P और हम क्या लिख सकते हैं इसको Q, और यहाँ जो हमने लॉ अप्लाई किया था वो कौन सा लॉ था, डी मॉर्गन्स। तो देखिए एज सिंपल एज दैट, इतना इजीली हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। तो इससे ज़्यादा हम इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। P और निगेशन ऑफ Q। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के लिए देखिए क्या होगा, हम लेते हैं निगेशन इज निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। फिर से हम क्या कर सकते हैं, निगेशन का सिंबल है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, निगेशन ऑफ P, एंड की जगह और है तो क्या हो जाएगा उसकी जगह, एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये हो जाएगा P और Q। और ये हमने जो रूल अप्लाई किया, फिर से हमने कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, डी मॉर्गन्स। ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन। तो इतने इजी प्रॉब्लम से अगर आप लॉस को अगर रिमेंबर कर पाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपके लिए, P कंडीशनली डिपेंड्स विद P और निगेशन ऑफ Q। तो चलिए इस स्टेटमेंट का हम निगेशन लेते हैं। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P
P और negation of Q। हमने होल टर्म का क्या ले लिया, निगेशन ले लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल है, कंडीशनल का सिंबल है, तो हमारे पास देखिए P देन Q। कैसे हम लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q के टर्म में हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q। मतलब फर्स्ट टर्म विल रिमेन, फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा निगेशन, और बीच में आ जाएगा और सेकंड टर्म विल रिमेन एज इट इज। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इस निगेशन को तो बाहर ही लिख देते हैं। पहली टर्म का हम क्या लेंगे, निगेशन, निगेशन ऑफ P। फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, और निगेशन ऑफ P और सेकंड टर्म विल रिमेन एज इट इज। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, सेकंड टर्म। हम इसी को एज इट इज लिखेंगे, P और निगेशन ऑफ। फिर अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ, ये आ गया हमारे पास। तो अब निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P हो जाएगा। फिर जब हम निगेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और जो है हमारा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ दिस कंप्लीट टर्म P और निगेशन ऑफ Q। देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया था कौन सा लॉ, कंडीशनल लॉ। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशनल, कंडीशनली हमने अप्लाई किया था कौन सा, कंडीशनल, कंडीशनल। और अब देखिए निगेशन, निगेशन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड आ जाएगा हमारे पास में। अब निगेशन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखते हैं निगेशन ऑफ P और का फिर से हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये हमने अप्लाई किया कौन सा, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब देखिए P एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन निगेशन अगेन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये आ जाएगा हमारे पास P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा कुछ भी टर्म नहीं कि जिसको हम कॉमन ले सके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको रिटर्न कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपके लिए, 8th नंबर का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या होगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हमको गिवन है, और P एंड निगेशन ऑफ Q। तो देखिए इसमें क्या होगा, निगेशन ऑफ, पूरी कंप्लीट टर्म का हम लेते हैं, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, और गिवन है P एंड निगेशन ऑफ Q। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, निगेशन का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे, इसको सेकंड टर्म कंसिडर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा हमारा सेकंड टर्म। तो निगेशन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये हो जाएगा निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कौन सी हमारी, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। एंड की जगह हो जाएगा, और की जगह हो जाएगा क्या, एंड। फिर आ जाएगा हमारे पास है निगेशन ऑफ, इस पूरी टर्म का हम निगेशन लेंगे P एंड निगेशन ऑफ Q, इस तरीके से। तो देखिए निगेशन हमने अप्लाई कर दिया, निगेशन इसके साथ भी आ गया, निगेशन सेकंड टर्म के साथ में भी आ गया। तो ये हमारा फिर से कौन सा लॉ अप्लाई हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए अब इस निगेशन को हम अप्लाई करते हैं अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, निगेशन निगेशन हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी अब एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, निगेशन ऑफ P और की जगह हो जाएगा एंड, फिर आ जाएगा निगेशन ऑफ Q। तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है हमारा एंड। अब हम निगेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड की जगह हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब देखिए निगेशन ऑफ P मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एंड हमारा एज इट इज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, फिर से क्या बच जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास है एंड है, निगेशन ऑफ P तो हम लिख लेते हैं निगेशन ऑफ P और है, फिर उसके बाद में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी हमने अप्लाई किया क्या, डी मॉर्गन्स लॉ फिर से। तो देखिए इस तरीके से अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ना कोई निगेशन का सिंबल है और ना ही कंडीशनल का सिंबल है। तो ऐसे केसेस में हम क्या, जहाँ तक हो सके उसको सिंप्लीफाई करते हुए लाना है हमको टर्म को, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फिर हो गया 6, 7। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिए, आपसे इजीली अब बन जाएंगे। इन रूल्स को आप रिमेंबर कीजिए, पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए उनको सॉल्व कीजिए, फिर आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिए। तो अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक स्टेटमेंट गिवन है जो कि इफ देन से बना हुआ है और हमको बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखो जिसमें इफ देन ना हो। ठीक है, हमको क्या करना है, इफ और देन को रिमूव करना है। तो इफ और देन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो देखिए हमने कंडीशनल लॉ पढ़ा हुआ है, P देन Q, इफ P देन Q, दैट मींस नेगेशन ऑफ P और Q हो जाता है। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, तो P देन Q मींस क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ P और Q के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस कंडीशनल लॉ के का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इफ देन को रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे। मान के चलिए कि हम एक स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, मैन इज ए जज, मैन इज ए जज, मैन इज ए जज। और दूसरा एक स्टेटमेंट लेते हैं, ही इज ऑनेस्ट। तो देखिए जो स्टेटमेंट हमको गिवन है वो किस फॉर्म में है, इफ ए मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, P देन Q। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग इफ देन, नेगेशन ऑफ P और Q के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या, नेगेशन ऑफ P और Q के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज P देन Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q के बराबर। तो P टर्म का आप नेगेशन कर दो और Q टर्म को आप एज इट इज लिख लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, विदाउट यूजिंग इफ देन। तो मैन इज इसका नेगेशन, मैन इज नॉट जज, नॉट अ जज एंड और देखिए हमने यहाँ पे और का यूज किया हुआ है, तो और ही इज ऑनेस्ट। सेकंड स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, एज इट इज लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, उसमें नॉट लगा देना है और सेकंड स्टेटमेंट हमको क्या करनी है, एज इट इज लिखना है। और बीच में कनेक्टिव क्या आ जाएगा हमारा, डिसजंक्शन, मतलब और आ जाएगा, और ही इज ऑनेस्ट। तो देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया, इफ देन को हटाकर हमने क्या लगा दिया, और वाला स्टेटमेंट लगा दिया, पहले वाले को नॉट लगा दिया, सेकंड वाले को एज इट इज रख लिया। तो ये हमारा कन्वर्शन होता है। इसी तरीके से देखिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर गिवन है कि इफ f of 2 is equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2। तो देखिए यहाँ भी हम दो स्टेटमेंट बना सकते हैं, कि एक स्टेटमेंट लेते हैं f of 2 is equal to 0 और दूसरा एक हम स्टेटमेंट ले लेते हैं f of x is divisible by x minus 2। अब हमको क्या करना है, इफ देन रिमूव करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज P देन Q। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q के फॉर्म में। सो नेगेशन ऑफ P स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट का नेगेशन है, पहला क्या गिवन है, f of 2 इक्वल टू 0, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे f of 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बीच में क्या आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे अपना सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, Q क्या है, f of x is divisible by x minus 2, f of x is divisible by x minus। तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। बस आपके लिए एक ही क्वेश्चन हमने रखा है, इफ 2 इज रैशनल नंबर देन √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसको आप इजी, यहाँ लिखा हुआ है इट, लेकिन वो गलती से मिसप्रिंट हुआ है वहाँ पर, वो इफ ही होना चाहिए। तो इफ 2 इज रोटेशनल नंबर, तो उसका क्या हमारा क्या बन जाएगा, 2 इज नॉट ए रोटेशनल नंबर देन और √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है, ट्रू फॉल्स मिलेगा, बिना उसके हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करके देना है। तो चलिए आपके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, P बाई कंडीशनली रिलेटेड विद Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये हमको स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में क्या होगा, हम कोई भी पार्ट ले सकते हैं। हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेते हैं, इससे हम राइट हैंड साइड को पार्ट प्रूव करके देखते हैं। P बाई कंडीशनली रिलेटेड विद Q। तो अब इस स्टेटमेंट में देखिए बाई कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि P देन Q एंड Q
Q then P हो जाएगा। तो हम क्या लगा सकते हैं, P then Q and Q then P। तो ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट। तो ये हमने कौन सी कंडीशन लगाई, बाय कंडीशनल लॉ। हम कहते हैं इसको बाय कंडीशनल। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप लॉज रिमेंबर कर लेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें प्रूव करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसी लॉ में देखिए हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर हम कंडीशनल लॉ अप्लाई करें, P then Q कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ P और Q, तो हम क्या अब हम लगा देते हैं कंडीशनल लॉ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P then Q, तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन और सेकेंड टर्म। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एंड है और इसको भी हम कंडीशनल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नेगेशन ऑफ Q और ये हो जाएगा P। तो ये हमने कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको फिर से समझा के दूंगा एक बार। P implies बाय कंडीशनल रिलेटेड विद Q है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बाय कंडीशनल लॉ P then Q and Q then P। फिर हमने इसको क्या कर दिया, कंडीशनल लॉ के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दिया, नेगेशन ऑफ P और Q में, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ Q और Q। अब हम देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में क्या है कि दो स्टेटमेंट फॉर्म हो रही है। एक हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दूसरा हमारा ये स्टेटमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, P and Q और ये वाली स्टेटमेंट हमको प्रूव करनी है। तो अब हम देखिए इस टर्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म के साथ, बीच में क्या आएगा एंड, और फिर देखिए इन दोनों के बीच में आएगा एंड से मल्टीप्लाई, और फिर और लेके हम क्या करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में कर लेंगे। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q एंड ये टर्म हमने ले लिया फर्स्ट टर्म, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, नेगेशन ऑफ Q के साथ में। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब बीच में क्या सिंबल है, और, तो हम लगा देंगे क्या, और। फिर अब हम इस टर्म का मल्टीप्लाई कर लेंगे P के साथ में। तो हम देखिए कैसे करेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q, फिर हम अप्लाई करेंगे क्या एंड, और फिर हम ले लेंगे क्या P। तो हमने इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ में कर दिया, बीच में आ गया हमारा और इस टर्म का मल्टीप्लाई हो गया P के साथ। अब हम इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को अगर ओपन करें, यहाँ दो टर्म है और यहाँ एक सिंगल टर्म है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, बीच में क्या आ जाएगा, और वाली टर्म, तो ये बीच में वाली टर्म आ जाएगी। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, नेगेशन ऑफ P, बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस पूरी टर्म के साथ, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये हो जाएगा टर्म, बीच में क्या आ जाएगा, और ये आ गया और वाला स्टेटमेंट। फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, Q वाला स्टेटमेंट एंड क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q, ये आ गया हमारे पास एक और स्टेटमेंट। तो हमने क्या कर लिया, नेगेशन ऑफ Q का इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, नेगेशन ऑफ Q का इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। इन द सेम मैनर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको भी हम ब्रैकेट को